Hello everyone, I am Pranav and today's topic is what? Stability of slope। ये हमारा 10th चैप्टर है स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप। लास्ट है ऑलमोस्ट, जियोटेक इंजीनियरिंग खत्म हो जाएगा इसके बाद। ठीक है, तो आज देखेंगे स्लोप्स क्या होती है। देखो स्लोप्स में क्या है, सिंपली स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप्स पढ़ना है। अब स्लोप्स पहले होती क्या है, स्लोप्स हम कहाँ देते हैं? स्लोप फॉर एम्बैंकमेंट। एम्बैंकमेंट में कहाँ क्या रहती है स्लोप? एम्बैंकमेंट कहाँ देखा होगा? हाईवे देखा होगा। एक हाईवे है, हाईवे के ऊपर से क्या करते हैं, ये मान लीजिए हाईवे है, हाईवे को अगर बनाना है तो यहाँ क्या देते हैं, एक एम्बैंकमेंट बनाते हैं। एम्बैंकमेंट के पास ऊपर क्या बनाते हैं? हाईवे। क्यों? फ्लड कंडीशन को मैनेज करने के लिए, है ना। वो सारी चीज़ें हम हाईवे में पढ़ेंगे। पर उससे पहले देखो स्लोप होता क्या है। स्लोप क्या है, सिंपली कि स्लोप ये क्या है, ये स्लोप है। अब देखो ये एम्बैंकमेंट बनाया है मैंने, और एम्बैंकमेंट में ये क्या है, ये है तुम्हारी स्लोप। ये क्या है, तुम्हारी स्लोप है। तो ऐसी स्लोप तुमने बहुत जगह देखी होगी। कहाँ कहाँ देखी होगी? रोडवेज पे, ठीक है, रेलवेज में भी स्लोप देते हैं, है ना। फिर अर्दन डैम्स में स्लोप देखी होगी। अर्दन डैम भी कुछ ऐसी इसी टाइप का दिखता है। तो स्लोप हर जगह होती है। रिवर ड्रेनेज, जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे स्लोप के, ठीक है। तो हम उस स्लोप की एनालिसिस करने की, भाई स्लोप में ऐसा स्लोप बनाओ कि वो फेल ना हो। तुमने बना दिया स्लोप और पता लगे यहाँ पे स्लोप बना दिया और तुम चले गए, और उसके बाद कोई गाड़ी ऊपर से गई, तुम बना के चले गए, गाड़ी ऊपर से गई, तो ये क्या हुआ, स्लोप फेल हो गया। यहाँ से कुछ भी फेलियर आगे देखेंगे, ये स्लोप क्या हो गया, फेल हो गया। ये इधर से मिट्टी खिसक के इधर निकल गई। जब ये निकल गई तो क्या होगा, ये टिल्ट हो जाएगा। जब ये टिल्ट होगा तो ये नीचे आ जाएगा, व्हीकल एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ठीक है, देखो स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप में हमको क्या करना है, स्लोप की स्टेबिलिटी पढ़ना है, ठीक है। सिंपली कि स्लोप को कैसे स्टेबल रखा जाए। क्यों? ये हमारा काम है कि भाई हमें ये स्लोप की स्टेबिलिटी मेंटेन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम सिविल इंजीनियर हैं, ठीक है। अब देखो बेसिकली स्लोप ऑफ तो ठीक है, पर स्लोप में दो टाइप होते हैं इंपॉर्टेंट। फर्स्ट वन इज व्हाट, इनफाइनाइट स्लोप, एंड सेकंड वन इज व्हाट, फाइनाइट स्लोप। दो टाइप की स्लोप होती है, एक इनफाइनाइट स्लोप होती है और एक फाइनाइट स्लोप होती है। तो उसमें भी देखो, और आगे बात करें तो फर्स्ट वन इज व्हाट, इनफाइनाइट स्लोप, एंड सेकंड वन इज व्हाट, फाइनाइट स्लोप। तो इसमें आते हैं, तो इसमें देखेंगे इफ द स्लोप रिप्रेजेंट द बाउंड्री सरफेस ऑफ सेमी इनफाइनाइट सॉइल मास। क्या? सेमी इनफाइनाइट सॉइल मास। अगर कोई स्लोप है वो रिप्रेजेंट क्या कर रही है, बाउंड्री सरफेस। मान लो कि सेमी इनफाइनाइट सॉइल मास क्या होता था कि एरिया को क्या मान लिया, इनफाइनाइट मान लिया, और डेप्थ में वेरी करा रहे हैं, तो ये क्या हुआ, सेमी इनफाइनाइट हुआ। या तो तुम क्या करो, डेप्थ को इनफाइनाइट मान लो और एरिया को फाइनाइट मान लो, तो ये क्या होगा, ये भी सेमी इनफाइनाइट होगा। तो क्या सेमी इनफाइनाइट सॉइल मास में अगर क्या रहेगा, इसमें सिंपली इनफाइनाइट स्लोप में सेमी इनफाइनाइट सॉइल मास के ऊपर चीज़ें होगी जो बाउंड्री सरफेस ऑफ सेमी इनफाइनाइट सॉइल मास, देन द प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल एट ऑल द सिमिलर डेप्थ बिलो द सरफेस विल बी द सेम। देखो क्या होगा, ये एक मान लो ये फिक्स्ड एरिया है, ठीक है, और डेप्थ क्या है, इनफाइनाइट है। डेप्थ क्या है, इनफाइनाइट है। ये क्या है, ये तुम्हारा स्लोप है, मान लो ये स्लोप है। अब देखो यहाँ से ये एक मैंने स्लोप ली, ठीक है। अब ये स्लोप दिख रही है। अब ये इनफाइनाइट कोई भी एरिया पे हो सकता है, एरिया को फाइनाइट मान लो और डेप्थ को इनफाइनाइट मान लो। तो मान लो ये जेड डेप्थ नीचे, अभी आगे पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। ये जेड डेप्थ नीचे मैंने कोई स्लोप मान ली, ठीक है। और ये अब मैं क्या कर रहा हूँ, ग्राउंड को भी इंक्लाइंड कर दे रहा हूँ, और ये स्लोप भी कैसी रहेगी, इंक्लाइंड। तो अगर सेम डेप्थ पे यही देखो, the properties of soil at all the similar depth below the surface will be same। तो क्या होगा कि भाई जो प्रॉपर्टी यहाँ पे है, जो प्रॉपर्टी ग्राउंड पे है, वो प्रॉपर्टी यहाँ पे पूरा ग्राउंड सरफेस पे सिमिलर रहेगी, सेम डेप्थ पे, ठीक है। अब देखो अगर एक डेप्थ मैंने z नीचे मानी इंक्लाइन में, तो ये z डेप्थ नीचे है, ये z डेप्थ नीचे है, इंक्लाइन दिख रहा होगा। अभी डायग्राम में और अच्छे से समझ में आएगा। तो क्या होगा, अगर यहाँ पे कुछ सॉइल की प्रॉपर्टी है तो पूरी जगह सॉइल की प्रॉपर्टी क्या रहेगी, सेम रहेगी, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या बोलते हैं, देन द स्लोप इज टर्म्ड एज इनफाइनाइट स्लोप। अब इनफाइनाइट स्लोप क्या है, फर्स्ट थिंग इंपॉर्टेंट क्या है कि सेमी इनफाइनाइट सॉइल मास के लिए होगा। बाउंड्री कंडीशन किसको रिप्रेजेंट करेगी, स्लोप किसको रिप्रेजेंट करना चाहिए, बाउंड्री सरफेस ऑफ सेमी इनफाइनाइट सॉइल मास, ठीक है। और दूसरी चीज़ इसमें सीखने वाली क्या है कि भाई सिमिलर डेप्थ पे सेम प्रॉपर्टी होगी सॉइल की, सिमिलर डेप्थ पे सेम प्रॉपर्टी होगी किसकी, सॉइल की। तो ये बात हो गई किसकी, इनफाइनाइट स्लोप की। वहीं अगर स्लोप के फाइनाइट स्लोप की बात करें तो इसमें क्या होगा, बाउंड्री कंडीशन हमें पता होगी कि भाई
एक स्लोप है उसका टॉप और बॉटम हमें पता होगा। जब आपको टॉप और बॉटम पता, फाइनाइट मतलब जिसको हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो, इफ द स्लोप इज ऑफ फाइनाइट एक्सटेंट बाउंडेड बाय टॉप एंड बॉटम सरफेस देन इट इज टर्म्ड एज फाइनाइट स्लोप। तो इनफाइनाइट और फाइनाइट में तुम समझ गए होंगे खेल कि भैया जिसका पता है कि ये स्लोप यहाँ से शुरू हुई, ये इसका टॉप है और ये इसका बॉटम है ना, तो ये कैसी, ये फाइनाइट स्लोप है। और दूसरी चीज़ क्या हो सकती है, इनफाइनाइट, ये इसका टॉप है पर लेकिन बॉटम का पता ही नहीं है, नीचे अंडरग्राउंड ज़मीन के नीचे तुमको पता है कि कहाँ पे स्लोप खत्म हो रही, नहीं पता, ठीक है। वो सारी चीज़ें है, ठीक है। तो ये हो गया बेसिक डिफरेंस, फर्स्ट पॉइंट हो गया इन दोनों के बीच में डिफरेंस कि ये होता क्या है। इंपॉर्टेंट चीज़ इसको रेड से लिखा सेमी इनफाइनाइट सॉइल मास के ऊपर, ठीक है। सेमी इनफाइनाइट मतलब एरिया फिक्स कर दिया और डेप्थ इनफाइनाइट कर दी, या डेप्थ को फिक्स कर दो या डेप्थ को फाइनाइट कर दो और एरिया को इनफाइनाइट कर दो, तो सेमी इनफाइनाइट। तो इसमें ये चीज़ है कि भाई सेम डेप्थ पे सेम प्रॉपर्टी होगी सॉइल मास की, ठीक है। वहीं अब फेलियर की बात करें, स्टेबिलिटी देखना है तो स्टेबिलिटी से पहले हमको फेलियर देखना पड़ेगा कि भाई फेल कहाँ हो रही। जब तुमको पता लगेगा फेल कहाँ हो रही तभी तो उसको स्टेबल रख पाओगे कि भाई यहाँ पे फेल नहीं होनी चाहिए। तो वहाँ पे देखो इनफाइनाइट स्लोप में फेलियर जो होता है वो किसके कारण से होता है, वो बेसिकली होता है ड्यू टू स्लाइडिंग और फेलियर ऑफ सरफेस पैरेलल टू द ग्राउंड, मतलब फेलियर टू द सरफेस पैरेलल टू द ग्राउंड, स्लाइडिंग से होता है। देखो ये है, अब इसके नीचे वाली ये एक स्लोप है, ठीक है, ये एक स्लोप है और इसके नीचे ये स्लोप है। अब ऐसा भी तो हो सकता है, ये सॉइल मास क्या किसकी स्टडी कर रहे हैं, इनफाइनाइट, तो ये नीचे इसके नीचे क्या होगा, सब इनफाइनाइट होगा। तो अब ये फेल हुआ तो कैसे फेल होगा कि भाई ये इंक्लाइंड है तो ये स्लाइडिंग वाला ऊपर वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन सॉइल का ये वाला पोर्शन और एक ये नीचे वाला पोर्शन, इसके नीचे वाला पोर्शन, ये ऐसे ही रह गया, ऊपर वाला पार्ट आगे स्लाइड कर गया, तो ये क्या हुआ, स्लाइडिंग फेलियर। ये एक था, ये मान लो ये मेरा टॉप हाथ जो है वो टॉप है और ये एक बॉटम है ना, बॉटम किसका, सॉइल मास का, इसके नीचे पूरी सॉइल मास है, तो ये मेरा हाथ भी सॉइल मास है, ये मेरा हाथ सॉइल मास है। अब क्या होगा कि ये इस पे ऐसी स्लोप दिख रही है तुमको, तो ये देखो स्लोप, और इसमें क्या हुआ, ये फेल कर गया स्लाइडिंग से। तो पहला फेलियर कैसे हो सकता है, स्लाइडिंग से। और कैसे हो सकता है कि सरफेस कैसे फेल हो सकती है, पैरेलल टू द ग्राउंड प्लेन, पैरेलल टू द ग्राउंड फेल हो रही है ना, ये पैरेलल मतलब ये इसकी लाइन एक पैरेलल लाइन ऐसी, ठीक है। ऐसे नहीं होगा कि आधी उठ के चली गई, है ना, पर लेकिन इसमें क्या माना अपन ने, पैरेलल टू द ग्राउंड प्लेन, ग्राउंड स्लोप होगा कि मतलब जो स्लोप ग्राउंड का है उसी के पैरेलल फेलियर स्लोप होगा, ठीक है। दूसरी चीज़ अब फाइनाइट में बात करें तो फाइनाइट में कैसा फेलियर होता है, फाइनाइट में होता है कैसा, सर्कुलर और स्पाइरल, सर्कुलर और स्पाइरल। और ये फेल कैसी होती है, ये होती है ड्यू टू द रोटेशन के कारण, रोटेशन कि भाई रोटेट हो गया, ये स्लोप था, ये ऐसा स्लोप था, ये क्या हो गया, रोटेट हो गया, ऐसा रोटेट हो गया, मतलब पूरा रोटेट होके चला गया। इधर क्या हो रहा था, इधर स्लाइडिंग हो रही थी, इधर क्या हो रहा है, इधर रोटेशन हो रहा है स्लोप का। वो जब आएगा तब देखेंगे डीप में अच्छे से। ये छोटा सा टॉपिक है फाइनाइट, मेन फोकस किस पे करना है, क्वेश्चन कहाँ से आएगा, इनफाइनाइट से। ये तो तुम 5 मिनट में समझ लोगे, पर इनफाइनाइट में बहुत सारी चीज़ें हैं पढ़ने के लिए। तो हम आगे क्या पढ़ेंगे, इनफाइनाइट स्लोप से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे ये पूरा जियोटेक इंजीनियरिंग खत्म करेंगे, ठीक है। स्टेबिलिटी एनालिसिस ऑफ इनफाइनाइट स्लोप, हमने अभी लास्ट इसमें देखा था, क्या देखा था हमने, इनफाइनाइट और फाइनाइट स्लोप क्या होती है ना, वो सारी चीज़ें देखी थी। अब किसका एनालिसिस कर रहे हैं, फर्स्ट स्टेबिलिटी एनालिसिस ऑफ इनफाइनाइट स्लोप। इनफाइनाइट स्लोप का स्टेबिलिटी एनालिसिस कर रहे हैं। तो इनफाइनाइट स्लोप क्या है कि भाई जिसका फेलियर कैसा होता था, स्लाइडिंग से फेलियर होता था, और कैसा सॉइल मास था, सेमी इनफाइनाइट सॉइल मास था। तो ये एक सेमी इनफाइनाइट सॉइल मास बनाया है जिसमें डेप्थ क्या है, लिमिटिंग है, और एरिया को क्या मान लिया, इनफाइनाइट। तो कैसा, सेमी इनफाइनाइट, ठीक है। अब क्या है, इसका एनालिसिस करने के लिए हमको एनालिसिस करना है तो एक पोर्शन लेना पड़ेगा। तो वो पोर्शन मैंने एक वेज कंसिडर किया। वो वेज कौन सा है, ए बी सी डी। अब देखो ए बी सी डी क्या है, लेट ए बी रिप्रेजेंट इनफाइनाइट स्लोप हैविंग स्लोप एंगल ऑफ बीटा विथ द हॉरिजेंटल। एक स्लोप कौन सी ली, एक इनफाइनाइट स्लोप ली, कौन सी, ए बी, है ना, जो कितने हॉरिजेंटल से बीटा डिग्री इंक्लाइंड है। तो ठीक है, फर्स्ट हो गया ये। ए बी क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ए बी रिप्रेजेंट कर रही है अपनी इनफाइनाइट स्लोप, ठीक है। अब देखो, फेलियर ऑफ विच टेक्स प्लेस अलोंग द क्रिटिकल पाथ सी डी। फेलियर कैसा होता था, स्लाइडिंग फेलियर होता था, मतलब ये ऊपर का सॉइल मास कैसा हो गया, स्लाइड होके नीचे आ गया। तो क्रिटिकल प्लेन कौन सा लिया, उनने सी डी कंसिडर किया, ठीक है।
कौन सा प्लेन, क्रिटिकल प्लेन के सी डी विच इज पैरेलल टू द ग्राउंड सरफेस। हमने लिखा था क्या, कैसा हो गया, पैरेलल, ये ग्राउंड सरफेस थी इसके पैरेलल होगा, ठीक है। एंड इट इज एट डेप्थ ऑफ जेड, डेप्थ कितनी है, जेड है, ठीक है, डेप्थ कितनी है, जेड फ्रॉम द सरफेस। अब देखो ये जेड है और ये एक दूसरे के पैरेलल है, तो ये भी कितना होगा, ये भी जेड होगा, ठीक है, तो दोनों जेड है। तो यहाँ पे देखो ये सारी चीज़ें थी। अब इसका एनालिसिस करना है हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है नॉर्मल स्ट्रेस कितनी आ रही है और शेयर स्ट्रेस कितनी आ रही है। नॉर्मल स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेस पता लग गई तो हमारा काम हो गया। हमको पता है सॉइल कितने पे फेल करेगी, और हमें क्या शेयर स्ट्रेंथ चैप्टर पढ़ा था, वहाँ से हमको शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल भी पता है। तो क्या देखेंगे कि शेयर स्ट्रेंथ और ये फेलियर वाली शेयर स्ट्रेंथ और शेयर स्ट्रेस दोनों के बीच में देखेंगे एस और टाउ। एस क्या, उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, और ये जितने पे वो फेल कर रहा है। अगर दो चीज़ हमको पता होगी तो क्या होगा, हम स्लोप को स्टेबल रख पाएंगे। तो हमें वही दो चीज़ हर केस में निकालनी है। तो टाउ और सिग्मा पे हमको काम करना है। तो उससे पहले देखो एक ये सारी चीज़ें समझ गए, ए बी क्या है, इनफाइनाइट स्लोप रिप्रेजेंट कर रहा है, फेल कहाँ पे, वो सी डी पे फेलियर हुआ। अब एनालिसिस के लिए मैंने क्या लिया, एक वेज लिया, ए बी सी डी वेज लिया। अब देखो कंसिडर यूनिट लेंथ ऑफ स्लोप। अब यूनिट लेंथ ऑफ स्लोप क्या सीन है भैया, ये देखो सारी चीज़ें समझाई जाएगी। ये देखो ये क्या स्लोप है, ये तुमको दिख रहा है यूनिट लेंथ कहाँ पे लूँ मैं, यहाँ तो कहीं यूनिट लेंथ है ही नहीं। यूनिट लेंथ इस जगह पे है जहाँ पे तुमको दिख नहीं रहा है। ये इसको क्या लिया मैंने, इसको लिया यूनिट लेंथ, ठीक है। तो ये बोर्ड में कहाँ होगी, अंदर की तरफ, बोर्ड में कहाँ होगी यूनिट लेंथ, अंदर की तरफ, ये अंदर की तरफ, ठीक है। तो ये यूनिट लेंथ, ठीक है। अब वो मैंने यूनिट लेंथ कंसिडर किया। तो अब देखो एरिया ऑफ वेज ए बी सी, पहले क्या निकालूंगा मैं, एरिया निकालूंगा, ए बी सी डी का एरिया, जो वेज लिया था उसका एरिया निकालूंगा। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, सिंपली हाइट इनटू ब्रेड्थ होता है, ठीक है, हाइट इनटू ब्रेड्थ कर दो। तो देखो इसकी हाइट तो कितनी है, ये भी जेड है, ये भी जेड है, ठीक है, और ब्रेड्थ कितनी ले लूँ मैं, इसकी ब्रेड्थ कितनी, ये भी जेड है, ये भी जेड है, हाइट कितनी ले लूँ, हाइट परपेंडिकुलर। तो मैंने यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाला सामने, और ये ब्रेड्थ ए बी की लेंथ कितनी ली, बी, इंक्लाइनेशन एंगल कितना है, बीटा, क्योंकि ये बीटा है तो ये भी बीटा होगा, दोनों पैरेलल लाइन है, इसके पैरेलल ये, ठीक है, तो बीटा हुआ। तो ये वाली लेंथ कितनी आएगी, ये आएगी बी कॉस बीटा आएगी, ठीक है, करके देखना। कॉस बीटा लगाना इस ट्राइंगल में, ट्राइंगल ए बी, और इसको बी डैश नाम दे दो। तो ए बी बी डैश में क्या लगाओगे, कॉस बीटा लगाओगे, तो तुम्हारा ये ए बी बी डैश की लेंथ कितनी आएगी, बी कॉस बीटा। तो ये तुम्हारा आ गया एक, ये हाइट हो गई या वृत्त मान लो, और ये तुम्हारी हाइट हो गई, ठीक है। ये वृत्त मानोगे तो इसको हाइट मानना, तो क्या होगा, बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो सिंपली देखो वृत्त कितनी है, बी कॉस बीटा इंटू जेड। तो ये किसका आ गया, एरिया ऑफ वेज आ गया, ए बी सी। अब वो तुम्हारी इच्छा है, जिसको बेस मानना है जिसको हाइट मानना है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो तुम्हारा एरिया ही आएगा, ठीक है। कान ऐसे पकड़ो या घुमा के पकड़ो, एरिया ही आना है उसका। तो सिंपली एरिया क्या आया, ये आया। अब देखो उसका क्या निकाला मैंने, सेकंड स्टेप में वॉल्यूम निकाला। वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम सिंपली होता है एरिया इंटू डेप्थ। तो डेप्थ कितनी लूँ, डेप्थ कितनी लूँ, ये है। अब ये डेप्थ तो कंसिडर हो गई, एरिया ये वाला कंसिडर हो गया, और डेप्थ अंदर की तरफ वाला डेप्थ लूँगा ना, अंदर की तरफ। तो क्या हुआ, एरिया इंटू वन क्यों, अंदर की लेंथ कितनी ली थी, यूनिट लेंथ ली थी, तो एरिया इंटू 1 होगा, ठीक है, सिंपली। अब देखो वो आगे और चीज़ें डीप में समझ आएगी कि क्या चीज़ चल रही है ये, ठीक है। अब देखो जब वॉल्यूम आ गया तो हमको क्या निकालना है, वेट निकालेंगे हम, वेट ऑफ वेज ए बी सी डी। अब देखो इसका जो वेट रहेगा वो कैसे लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन है ना, ग्रेविटी के थ्रू डाउनवर्ड W पर क्या होगा, इसका एक क्या होगा, एक होगा नॉर्मल कंपोनेंट और एक कैसा होगा, एक होगा टेंजेंशियल कंपोनेंट। एक नॉर्मल होगा और उसका क्या, टेंजेंशियल। कॉस बीटा साइन बीटा लगाते थे ना, वैसे ही। तो ये क्या है, ये पहले वेट तो निकाल लो, फिर नॉर्मल और टेंशन की बात करेंगे। तो वेट क्या होगा, वेट ऑफ ए बी सी डी सिंपली क्या होता है, वॉल्यूम इंटू यूनिट वेट, वॉल्यूम निकाल के रखा है तो वॉल्यूम इंटू यूनिट वेट अगर इस सॉइल का कितना गामा है तो इंटू गामा, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब देखो फोर्थ, नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ वेट। नॉर्मल कंपोनेंट क्या होता है, ये अगर बीटा से इंक्लाइंड है तो ये भी कितने से इंक्लाइंड होगा, बीटा से इंक्लाइंड होगा। तो नॉर्मल कंपोनेंट क्या होगा, सिंपली W cos
बीटा। नॉर्मल कंपोनेंट क्या होगा इसका, ये वेज का डब्ल्यू वेट का नॉर्मल कंपोनेंट क्या होगा, डब्ल्यू कॉस बीटा। और वहीं टेंजेंशियल की बात करिए जो बना है तो ये क्या होगा, डब्ल्यू इंटू साइन बीटा। ये क्या निकला तुम्हारा टेंजेंशियल कंपोनेंट। तो मैंने क्या किया, सिंपली W की वैल्यू यहाँ पुटअप करके नॉर्मल और टेंजेंशियल निकाल लिया। तो W की वैल्यू ये थी, तो देखो B गामा Z कॉस बीटा कॉस स्क्वायर बीटा, तो एक कॉस बीटा यहाँ से आया, दूसरा कॉस बीटा यहाँ से आया, तो ये क्या हुआ B गामा Z कॉस स्क्वायर बीटा। तो यहाँ याद रखने वाली चीज़ क्या है कि भैया जब भी नॉर्मल आएगी, जब भी नॉर्मल स्ट्रेसेस आएगी तो यहाँ पे किसका स्क्वायर आएगा, कॉस बीटा का स्क्वायर आएगा। फंक्शन किसका बनेगा, ये कॉस बीटा स्क्वायर का। वहीं अब टेंजेंशियल की बात करें तो याद रखने वाली क्या चीज़ है, याद रखने वाली चीज़ ये है कि भाई इसमें क्या हो रहा है, तो इसमें सिंपली क्या हो रहा है, डब्ल्यू साइन बीटा। तो डब्ल्यू की वैल्यू पुट करूंगा तो ये आएगा बी गामा जेड साइन बीटा कॉस बीटा। तो टेंजेंशियल जो कंपोनेंट है वो किसका फंक्शन है, वो किसका फंक्शन है, वो फंक्शन है किसका, वो फंक्शन है साइन बीटा कॉस बीटा का फंक्शन है। तो ये सारी चीज़ें हो गई यहाँ पे। अब देखो सिंपली अब क्या निकालना है अपने को निकालना है स्ट्रेसेस निकालनी है। कौन सी स्ट्रेसेस निकालेंगे, पहले हम निकालेंगे नॉर्मल स्ट्रेसेस और उसके बाद क्या निकालेंगे, उसके बाद निकालेंगे हम टेंजेंशियल स्ट्रेसेस। तो देखो नॉर्मल स्ट्रेसेस क्या होगी, नॉर्मल स्ट्रेसेस क्या होगी, 6 पॉइंट नॉर्मल स्ट्रेसेस। अब ये जो प्लेन है इस पे कुछ ये नॉर्मल लग रहा होगा, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, और कुछ टेंजेंशियल लग रहा होगा। ये कुछ नॉर्मल लग रहा है, ये स्लोप है, ये कुछ नॉर्मल लग रहा होगा परपेंडिकुलर, और कुछ टेंजेंशियल लग रहा होगा। तो ये दोनों टेंजेंशियल और नॉर्मल स्ट्रेसेस निकालनी पड़ेगी। तो सिंपली तुमको पता है स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। जब नॉर्मल निकालेंगे, जब क्या निकालेंगे, सिग्मा एन निकालेंगे, नॉर्मल स्ट्रेसेस निकालेंगे इस क्रिटिकल प्लेन पे, तो क्या आएगा, वो नॉर्मल डिवाइडेड बाय एरिया, नॉर्मल डिवाइडेड बाय एरिया। अब एरिया कौन सा लेंगे सर, एरिया ये वाला लेना है क्या, ये तो इसका एरिया था, है ना, ये तो इसका एरिया था पर, लेकिन ये नॉर्मल इस पे थोड़ी लग रही है, नॉर्मल किस पे लग रही है, ये वाला एरिया पे नॉर्मल लग रही है, जो तुमको दिख नहीं रहा है। नॉर्मल यहीं लग रही है तो ये नहीं दिख रहा है, तो ये कितना है, ये कितना है, ये अंदर की तरफ कितना लिया, अंदर की तरफ लिया 1, और ये कितना लिया है, ये लिया है b, ये कितना लिया है, ये लिया है b और अंदर की तरफ 1, तो ये इसका, ये प्लेन का एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, सिंपली नॉर्मल डिवाइडेड बाय एरिया। एरिया कौन सा लेते हैं, जहाँ पे स्ट्रेसेस एक्ट कर रही, तो नॉर्मल क्या है, तो नॉर्मल तो है अपना b गामा z कॉस स्क्वायर बीटा, यही है, बी गामा जेड कॉस स्क्वायर बीटा अपॉन एरिया लेना है। तो एरिया में याद रखना, देखो एक और बार समझा रहा हूँ, यहाँ पे लग रहा है ये लग रहा है क्या, नॉर्मल, तो नॉर्मल में एरिया कौन सा लेंगे, परपेंडिकुलर, तो ये वाला एरिया लेंगे। तो ये वाला एरिया कैसे लेंगे, ये बी है और 1, बी इंटू 1, तो ये नॉर्मल आ जाएगा। तो ये सिंपली क्या होगा, बी डॉट 1, ये क्या आएगा, बी डॉट 1। तो ये b से b कैंसिल होगा, तो यहाँ से नॉर्मल स्ट्रेसेस कितनी आएगी, नॉर्मल स्ट्रेसेस कितनी आएगी, यहाँ से सिग्मा n, तो यहाँ से सिग्मा n कितनी आएगी, सिग्मा n आएगा तुम्हारा गामा z कॉस स्क्वायर बीटा, कितना आएगा, सिग्मा n गामा z कॉस स्क्वायर बीटा। वहीं अब आगे बात करें 7 पॉइंट की, जो लास्ट पॉइंट है वो जो 7 पॉइंट होगा, 7 पॉइंट क्या निकालेंगे, शेयर स्ट्रेसेस को किससे डिनोट करते हैं, टाउ से। तो टाउ में क्या होगा कि भाई जो टेंजेंशियल कंपोनेंट होगा, टेंजेंशियल कंपोनेंट, अब वो कौन से एरिया पे लग रहा है, लग तो यही वाले पे रहा है, जहाँ पे ये क्रिटिकल प्लेन था वहीं पे लग रहा है। तो देखो पहले नॉर्मल लग रहा था, अब ये टेंजेंशियल हो गया। जब ये टेंजेंशियल हो गया तो एरिया तो वही रहेगा, बस कंपोनेंट कौन सा हो जाएगा, टेंजेंशियल कंपोनेंट। तो क्या होगा, ये टेंजेंशियल कंपोनेंट फोर्स अपॉन एरिया। तो ये कितना आ रहा है, यहाँ से यहाँ पे सारी वैल्यूज पुट करो तो तुम्हारा टाउ कितना आएगा, सिंपली टाउ कितना आएगा, बी गामा जेड साइन बीटा कॉस बीटा अपॉन बी डॉट 1। तो यहाँ पे देखो तुम्हारा टेंजेंशियल कंपोनेंट क्या आ रहा है, टेंजेंशियल कंपोनेंट आ रहा है, एक मिनट बस, यहाँ पे देखो तुम्हारा टेंजेंशियल कंपोनेंट क्या आ रहा है, टेंजेंशियल कंपोनेंट तो ये आ रहा है गामा जेड साइन बीटा कॉस बीटा। ठीक है, तो ये तुम्हें क्या पता लग गया, वो जो क्रिटिकल प्लेन जहाँ पे फेल हुआ था
उस पर तुमको नॉर्मल स्ट्रेसेस पता लग गई और शेयर स्ट्रेसेस पता लग गई। जब तुमको नॉर्मल और शेयर स्ट्रेसेस पता है और उस सॉइल की तुम्हें शेयर स्ट्रेंथ निकाल सकते हो तो तुम स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप में आराम से पास हो जाओगे। ठीक है, तो क्या निकालना पड़ेगा हमको, ये सारी चीज़ें निकालना पड़ेगा। अब किस किस के लिए निकालना पड़ेगा, क्या पढ़ रहा है जियोटेक इंजीनियरिंग, तो पहले किसके लिए, इनफाइनाइट स्लोप में किसके लिए निकालेंगे, कोहिजन लेस सॉइल के लिए निकालेंगे, और सेकंड चीज बार में किसके लिए निकालेंगे, कोहिजन सॉइल के लिए निकालेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट ये था कि भाई याद रखने का तरीका देखो कि सिग्मा एन में क्या होता है, नॉर्मल कंपोनेंट में कॉस स्क्वायर बीटा का फंक्शन होगा, कॉस स्क्वायर बीटा का फंक्शन होगा, और वहीं टेंजेंशियल स्ट्रेसेस किसका फंक्शन होगा, साइन बीटा कॉस बीटा का। ये याद रखो, अब हर एक केस में यही लगाना है। अब वो धीरे धीरे पढ़ेंगे कि क्या क्या लगेगा क्या क्या नहीं लगेगा। ठीक है, देखो अब दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। अगर क्या हुआ, अगर वाटर टेबल आ गया, वाटर टेबल राइज कर गया, वाटर टेबल राइज करके तो वाटर टेबल मान लो कहाँ आ गया, वाटर टेबल अपने क्रिटिकल प्लेन पे आ गया। वाटर टेबल कहाँ आ चुका है, क्रिटिकल प्लेन पे आ चुका है पानी, या इसके ऊपर आ चुका है, मतलब पानी में सॉइल डूबी हुई है, क्रिटिकल प्लेन पानी में डूबा हुआ है या वाटर आ गया। तो देखो, इफ वाटर टेबल इज प्रेजेंट देन पोर वाटर प्रेशर एट प्लेन सी डी। ये क्या है, पोर वाटर प्रेशर। पोर वाटर प्रेशर कितना लगेगा, तो वो लगेगा गामा डब्ल्यू इंटू जेड इंटू कॉस स्क्वायर बीटा। ठीक है, पोर वाटर प्रेशर में गामा की जगह क्या आ जाएगा, गामा डब्ल्यू। अब ये कौन लगा रहा है, ये पानी लगा रहा है। ठीक है, सॉइल का तो अलग होगा, सॉइल का गामा अलग होगा, कंफ्यूज मत होना। वो गामा सेट, गामा बल्क, गामा सबमर्ज जो होगा वो होगा जो अपना नॉर्मल पहले से चले जाता है। पर लेकिन उसके सारे केसेस देखेंगे। अब ये किसकी बात कर रहे हैं, पानी की, है ना, किसकी बात कर रहे हैं, पानी की। देन पोर वाटर प्रेशर, पोर वाटर प्रेशर, ये कंफ्यूज मत होना, सिग्मा एन सर, ये भी सिग्मा एन है वो भी सिग्मा एन है। तो पर लेकिन पानी क्या लगाएगा उस पर, गामा डब्ल्यू जेड इंटू कॉस स्क्वायर बीटा। देखो सिंपली नॉर्मल स्ट्रेसेस क्या है, सिग्मा गामा जेड कॉस स्क्वायर बीटा, और शेयर स्ट्रेस क्या है, गामा जेड कॉस बीटा साइन बीटा। ये किस कौन लगाएगा, ये पानी लगाएगा उस पर। तो पोर वाटर प्रेशर कैसे निकालोगे, पहले क्या लगाते थे अपन, पहले लगाते थे कि गामा इंटू जेड। अब क्या हुआ, ये इंक्लाइंड हो गया तो गामा इंटू जेड इंटू कॉस स्क्वायर बीटा। तो ये चेंज आएगा पोर वाटर प्रेशर में, बाकी चीज़ें सेम रहेगी। ठीक है, अब देखो दैट नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये नोट डाउन करना सारी चीज़ें, है ना, जितना भी लिखाया था। द टेंजेंशियल स्ट्रेस इज ऑल्सो टर्म्ड एज शेयर स्ट्रेस। ये तो मैंने पहले ही बताया था कि जो टेंजेंशियल लग रहा था उसको और क्या बोलते हैं, शेयर स्ट्रेस। शेयर कैसे लगता है, ये हाथ में क्या लग रहा है, ये क्या लग रहा है, शेयर लग रहा है दोनों पाम्स के बीच में, तो क्या है, शेयर है, तो शेयर स्ट्रेस। तो देखो एज द टेंजेंशियल स्ट्रेस इज ऑल्सो टर्म्ड एज शेयर स्ट्रेस दैट इंडिकेट्स फेलियर अलॉन्ग क्रिटिकल प्लेन। ये तो हम पढ़ चुके हैं, डेट इंडिकेट्स फेलियर अलॉन्ग क्रिटिकल प्लेन सी डी बाय स्लाइडिंग, बाय स्लाइडिंग। ठीक है, इनफाइनाइट था तो स्लाइडिंग ही होगी, विच इज बीइंग रजिस्टर्ड बाय। अब इनको रजिस्ट कौन करेगा, रजिस्ट कौन करेगा, वो रजिस्ट करेगा शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल। अभी मैंने वो बताया था ना, ऐसे ऐसे करके बता रहा था कि ये शेयर स्ट्रेंथ है, ये टाउ है, तो वही चीज़ सेम यहाँ लिखी है। वो रजिस्ट कौन करेगा, वो रजिस्ट करेगा कि भाई शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल क्या है। ठीक है, तो सिंपली वो केसेस आएंगे तो आपको और डीप में समझ आएगा। अभी ये चीज़ समझ आ गई होगी। वहीं अगर आपसे पूछ लेता है ये स्लोप के लिए क्या बताओ, फैक्टर ऑफ सेफ्टी बताओ, तो कोई भी स्लोप हो उसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगर निकालना है तो उसकी शेयर स्ट्रेंथ, सॉइल की शेयर स्ट्रेंथ अपॉन शेयर स्ट्रेसेस ऑन द प्लेन। कौन सा प्लेन, क्रिटिकल प्लेन, जहाँ से वो फेल कर रही है वहाँ पे, तो एस बाय टाउ। एस क्या है, शेयर स्ट्रेंथ, तो शेयर स्ट्रेंथ बाय टाउ। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया इसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी। और शेयर का क्या होता है, शेयर स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या है, वो है सी प्लस कौन सा इफेक्टिव स्ट्रेसेस प्लस 10 फाइव। ठीक है, इफेक्टिव नॉर्मल, तो ये नॉर्मल पता होना चाहिए उसके लिए, और डिवाइडेड बाय टाउ। टाउ क्या है, शेयर स्ट्रेस एट फेलियर प्लेन। तो यहाँ पे आपका क्या हुआ, बेसिकली ये एनालिसिस खत्म हुआ। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे किसकी, हम बात करेंगे कोहिजनलेस की बात करेंगे और कोहिजिव की। उसके डिफरेंट केसेस है, वो आपको केसेस पता होने चाहिए कि क्या कहाँ लग रहा है, कैसे होगा, ये केस आया तो क्या क्या करना पड़ेगा। जैसे हमने थर्ड चैप्टर में पढ़े थे 5-6 केस, वैसे इसमें भी केसेस है तो वो सॉल्व करेंगे। बाकी यहाँ तक के आज की वीडियो में इतना ही। ठीक है, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं है सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो एंड शेयर कर दो।